दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे छंद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रस, छंद और अलंकारों के अंतर्गत छंद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? पतंजलि, पिंगल, पाणिनि या मनु? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, पिंगल। दोस्तों छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल माने जाते हैं। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है और पिंगलाचार्य के छंद सूत्र में छंद का सुसंबद्ध वर्णन होने के कारण इसे छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है और इसी आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। छंद शास्त्र 8 अध्यायों का एक सूत्र ग्रंथ है और अग्नि पुराण में भी पिंगल पद्धति पर आधारित छंद शास्त्र का पूर्ण विवरण है। तो याद रखिएगा दोस्तों, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल माने जाते हैं और इन्हीं के नाम पर छंद को पिंगल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? तो आप जानते हैं पिंगल कृत छंद सूत्र दोस्तों, ये छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक, पद्धर, रास या इहा? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, कड़वक। दोस्तों अपभ्रंश काव्य के ब्रह्म प्रचलित छंद पंचझटिका, अरिल्ल और उनसे बने कड़वक आदि थे, जो हिंदी के आदिकालीन साहित्य में दोहे के समान लोकप्रिय नहीं हुए। अरिल्ल के स्थान पर हिंदी में चौपाई का प्रयोग बढ़ा। कथा काव्यों में इसकी प्रतिष्ठा देखी जा सकती है और इसकी लोकप्रियता को देखकर ही भक्ति काल में जायसी और तुलसीदास ने आदिकाल का ऋण स्वीकार किया है। चौपाई के साथ दोहा रखकर कड़वक बनाने की जो प्रथा सिद्धों ने अपने रचनाओं में आरंभ की, उसी को आगे चलकर उक्त महाकवियों ने अपने काव्यों में मुख्य शैली बना लिया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा परिषद ने इस प्रश्न का उत्तर पहले ए यानी कड़वक माना था। संशोधित उत्तर कुंजी में इसको बाहर कर दिया गया है। लेकिन आप जान लीजिए दोस्तों, आदिकालीन रासों काव्यों में वीर रस की व्यंजना के लिए छप्पय, टोतक, तोमर, पद्धर और नाराज का प्रयोग अत्यधिक किया गया है। इनमें से कुछ छंद जो हैं ये अपभ्रंश में भी प्रयुक्त हो रहे थे। इसके अलावा आदिकाल छंद के अतिरिक्त कथा कहने की ढंग की कुछ शिल्प पद्धतियां प्रचलित रहीं। इनमें कथानक रूढ़ियों का महत्व है और रासों ग्रंथों में इस प्रकार की रूढ़ियों का विशेष प्रयोग मिलता है। कथानक रूढ़ियों में सुख सुखी संवाद, दूती, दैवी शक्तियाँ आदि इन रूढ़ियों के साधन रहे हैं। ये रूढ़ियाँ अपभ्रंश साहित्य में भी मिलती हैं और इस तरह से अपभ्रंश और हिंदी दोनों में दोहा शैली का प्रयोग एक ही स्रोत से आरंभ हुआ है। दोहा छंद अपभ्रंश में जन भाषा से लिया गया था, इसलिए इस छंद को हिंदी का मुख्य छंद मानना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? अरिल्ल, वसंत तिलका, इंद्र वज्रा या भुजंगी? तो सही उत्तर है अरिल्ल दोस्तों, ये वाणिक छंद नहीं बल्कि मात्रिक छंद है। शेष जो हैं वसंत तिलका, इंद्र वज्रा और भुजंगी, ये वाणिक छंद हैं। अगला प्रश्न है, छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? तो सही उत्तर है छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। किसी छंद की प्रधान यति पर समाप्त होने वाली पूरी पंक्ति को उस छंद का चरण कहा जाता है। चरण को पद या पाद भी कहते हैं। साधारणतः छंद के 4 चरण होते हैं, कुछ छंद 6 चरणों वाले भी होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है? तो ऑप्शन देखिए, रोला, छप्पय, चौपाई या सोरठा? तो सही उत्तर है मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत सोरठा होता है। और देखिए सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तुक प्रथम और तृतीय चरण में होती है। देखिए रघुपति, वान, कृषाणु, निश्चर, निकर, पतंग सम, जरे निशाचर जानु, जननी हृदय धीर धरु, ये सोरठा का उदाहरण है।
अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस अर्धसम मात्रिक छंद के विषम पदों में 11-11 और सम पदों में 13-13 मात्राएं आती हैं। तो दोस्तों पहले 11 और सम पदों में 13 मात्राएं, ये सोरठा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है? तो सही उत्तर है दोहा का विपरीत सोरठा छंद होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाले छंद का नाम क्या है? तो याद रखिएगा सोरठा। और निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? तो ये देखिए दोहा का विपरीत छंद क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है सोरठा, लेकिन इनमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, जिहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक कविवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, बरवे या रोला? तो सही उत्तर है सोरठा छंद। दोस्तों प्रस्तुत पंक्तियों में सोरठा छंद है। सोरठा छंद के विषम पदों में यानी 1 और 3 में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तुक प्रथम और तृतीय चरणों में होता है, जैसे जिहि सुमिरत सिद्ध होई, गणनायक कविवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वह सम मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों और प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती है, कौन सा छंद कहा जाएगा? तो देखिए रोला, सोरठा, सवैया या कवित्त? तो सही उत्तर है रोला छंद। दोस्तों रोला जो है सम मात्रिक छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति ही अधिक प्रचलित है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। 2-2 चरणों में तुक आवश्यक है, जैसे जो जगहित पर प्राण, निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। तो ये जो है रोला छंद का उदाहरण है। अगला प्रश्न है रहीमन चुप भय बैठिए, देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो बहुत आसान है, दोहा छंद का प्रयोग इन पंक्तियों में किया गया है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। यति चरण के अंत में होती है। विषम चरणों के आदि में जगड़ नहीं होना चाहिए। सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए और ये 24 मात्राओं वाला छंद है। देखिए रहीमन चुप होए बैठिए, देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। ये रहीम दास द्वारा लिखा गया दोहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दोहा किस प्रकार का छंद है? तो ये अर्ध सम मात्रिक, याद रखिएगा अर्ध सम मात्रिक छंद है दोहा। अगला प्रश्न है मात्रिक अर्धसम जाति का छंद कौन सा है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि मात्रिक अर्धसम जाति का छंद कौन सा है? ऑप्शन ए है वर्णिक मात्रिक सम, मात्रिक अर्धसम, या दोस्तों पूछा गया है कि कौन सा मात्रिक अर्धसम जाति का छंद है? तो सही उत्तर है दोहा अर्धसम मात्रिक या मात्रिक अर्धसम जाति का छंद है। अगला प्रश्न है दोहा किस प्रकार का छंद है? तो सही उत्तर है दोहा मात्रिक अर्धसम छंद है। दोस्तों आप देख सकते हैं दोहे की विशेषताओं में कि दोहा में प्रथम और तृतीय चरण में, पहले तो इसमें 4 चरण होते हैं, प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं, कुल 24 मात्राएं, और दोहे का ठीक उल्टा सोरठा होता है। अगला है दोस्तों, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो आप जानते हैं इन पंक्तियों में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 और प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हे कौशल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो ये दोहा छंद है और इसके रचनाकार जान लीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। दोहा में प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं आप
कि अवधिशिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो देखिए, दोहा, बरवै, सोरठा और रोला, तो इसमें बरवै छंद का प्रयोग किया गया है और ये अवधी भाषा का प्रमुख छंद माना जाता है। बरवै मात्रिक अर्धसम छंद है जिसके विषम चरण प्रथम और तृतीय में 12 और सम चरण द्वितीय और चतुर्थ में 7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगड़ या तगड़ आने से इस छंद की मिठास बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जो है जगड़ होता है, वो छंद कौन सा है? मालिनी, बरवै, रोला या इंद्रवज्रा? तो सही उत्तर है बरवै छंद। दोस्तों, बरवै जो है अर्धसम छंद मात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरणों प्रथम और तृतीय में 12-12 मात्राएं और सम चरणों जैसे द्वितीय और चतुर्थ में 7-7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगड़ या तगड़ आने से इस छंद में मिठास बढ़ती है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। इसके प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं होती हैं। तो जान लीजिए, बरवै में कुल 19 मात्राएं होती हैं। देखिए, विषम चरण प्रथम और तृतीय में 12 और सम चरणों में दूसरे और चौथे में 7 मात्राएं, यानी कुल 19 मात्राएं बरवै छंद में होती हैं। जैसे वाम अंग शिव शोभित, शिवा उदार, शरद सुवारिद में जनु तड़ित बिहार। अगला प्रश्न है, बरवै छंद है किस प्रकार का छंद है? तो सही उत्तर है बरवै दोस्तों अर्ध सम मात्रिक छंद है। अगला प्रश्न है, किस छंद में 12 और 7 की यतु से कुल 19 मात्राएं होती हैं? तो ये बरवै छंद में कुल 19 मात्राएं होती हैं। और आप जान लीजिए, विषम चरण जो पहला और तीसरा चरण है उसमें 12 और सम चरण यानी दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, अवधि का निजी छंद क्या है? तो सही उत्तर है अवधि का निजी छंद बरवै है और अवधि का प्राण प्रिय छंद बरवै है। बरवै बड़ा सुंदर छंद है, किंतु आधुनिक कविता में इसका प्रयोग बहुत कम हो गया है। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं, जिसके विषम यानी कि पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं, सम यानी दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगड़ यानी लघु दीर्घ लघु मात्राएं होती हैं। और रहीम के, देखिए, रहीम के एक बरवै द्वारा इसे समझा जा सकता है। आग इलाग घर बारिगा अति भल कीन, साजन हाथ घैलना भरी भरी दीन। यानी आग लग गई, घर जल गया, ये बड़ा अच्छा हुआ क्योंकि साजन के हाथों में पानी भर भर के घड़े देने का मौका मिला। और बरवै छंद के प्रणेता अकबर के नवरत्नों में से महाकवि अब्दुल रहीम खान खाना माने जाते हैं। और कहा जाता है कि रहीम का कोई सेवक अवकाश लेकर विवाह करने गया, वापस आते समय उसकी बिरहाकुल नवोढ़ा पत्नी उसके मन में अपनी स्मृति बनाए रखने के लिए 2 पंक्तियां लिख कर दी। रहीम का साहित्य प्रेम सर्वविदित था, सो सेवक ने वे पंक्तियां रहीम को सुनाई। सुनते ही रहीम चकित हो गए। पंक्तियों में उन्हें ज्ञात छंदों से अलग अलग यति गति का समायोजन था। सेवक को इनाम देने के बाद रहीम ने पंक्ति पर गौर किया और मात्रा गणना कर उसे बरवै नाम दिया। मूल पंक्तियां इस प्रकार हैं कि प्रेम प्रीति को बीरवा चले लगाई, सीजन की सुध लीजियो मुरझ न जाए। रहीम ने बरवे छंद का प्रयोग कर बरवे नायिका भेद नामक ग्रंथ की रचना की। और रहीम के समकालीन महाकवि तुलसीदास को भी बरवे छंद प्रिय था, जिसका प्रयोग उन्होंने अपनी अमर काव्यकृति बरवे रामायण में किया है। दोस्तों, बरवै के विषम चरण यानी प्रथम और तृतीय में 13 तथा सम चरण द्वितीय और चतुर्थ में 7 मात्राएं लिखने का विधान है। विषम चरण में 12 मात्राएं भोजपुरी में बरवै मात्राएं होने से संभवतः यह छंद बरवै कहलाया। अगला प्रश्न है दोस्तों, बरवै छंद क्या है? तो सही उत्तर है बरवै छंद जो है वो अर्ध सम मात्रिक छंद है। देखिए, ये प्रश्न फिर से आया है, याद कर लीजिएगा। अवधशिला का उर पर था गुरुभार गरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इसमें किस छंद का प्रयोग है? तो इसमें बरवै छंद का प्रयोग किया गया है। अरात सैन्य सिंधु में सुवाड आग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बना बढ़े चलो। इसमें कौन से गढ़ हैं? तो ये प्रश्न थोड़ा सा देखिए टेक्निकल है। इसमें सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जगड़ रगड़ जगड़ रगड़ जगड़ गुरु।
तो ये जो है गणों का प्रयोग इस तरह से इन पंक्तियों में किया गया है। अराति सैन्य सिंधु में सुबाड आग्नि से चलो और प्रवीर हो जई बना बढ़े चलो बढ़े चलो। दोस्तों प्रस्तुत पंक्तियों में जगड़ रगड़ जगड़ रगड़ जगड़ गुरु नामक गण हैं। जगड़ में मध्य गुरु होता है, रगड़ में मध्य लघु होता है और अंत में गुरु होता है। गुरु का चिन्ह ऐसे और लघु का चिन्ह ऐसे होता है। तो देखिए जो है इन पंक्तियों में जो गढ़ प्रयोग किए हैं वो आपको पता चल गया। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आसान सा प्रश्न है। चौपाई के प्रत्येक चरण में दोस्तों 16 मात्राएं होती हैं। ये सम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक छंद में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगड़ और तगड़ का आना वर्जित है। तुक पहले चरण की और दूसरे चरण की तीसरी की चौथे से मिलती है। जैसे नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस जिम दिन जामिन नाही, बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुनगन गावन लागे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर है चौपाई में कुल 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो जान लीजिए चौपाई में कुल 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है? तो सही उत्तर है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ और तगड़ नहीं आना चाहिए। दोस्तों चौपाई छंद के बारे में आप जान लीजिए कि प्रत्येक चरण 16 मात्राएं, अंत में जगड़ और तगड़ नहीं कथन उपयुक्त है। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यही कारण है कि इसे सममात्रिक छंद कहते हैं। प्रत्येक चरण के अंत में गुरु होता है तथा चरणांत में जगड़ तथा तगड़ निषिद्ध है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। अगला प्रश्न है रामदूत अतुलित बलधामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं? तो दोस्तों ये चौपाई का उदाहरण है। इसमें कुल 16 मात्राएं हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है और इसमें 16 मात्राएं हैं। चौपाई छंद है। अगला प्रश्न है दोस्तों रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, इन पंक्ति किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो सही उत्तर है आप जानते हैं तुलसीदास कृत इन पंक्तियों में चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है और चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो इन पंक्तियों में चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। अरिल्य सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और 8-8 पर विराम होता है। अंत में 2 लघु या 1 लघु के बाद 2 गुरु होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गीतिका छंद का उदाहरण क्या है? देखिए दिवस का अवसान समीप था, तारे डूब तम टल गया, छा गई व्योम लाली, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, या फिर मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के। तो इनमें सही उत्तर है हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। इसमें गीतिका छंद का प्रयोग किया गया है। दोस्तों गीतिका छंद में प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। 14-12 मात्राओं की यति होती है और अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? चौपाई, हरिगीतिका, रोला या फिर मालिनी? तो सही उत्तर है हरिगीतिका। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की इन पंक्तियों में हरिगीतिका छंद का प्रयोग किया गया है और ये एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 और 12 अथवा 14-14 पर यति से 28 मात्राएं होती हैं और अंत में गुरु होते हैं। तो ये हरिगीतिका छंद का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रत्येक चरण में 28 मात्रा, 16-12 की यति, अंत में लघु गुरु किस छंद में होता है? तो सही उत्तर है हरिगीतिका छंद में ये विशेषताएं पाई जाती हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। हरिगीतिका में प्रत्येक चरण में 28 मात्रा, 16 और 12 की यति होती है।
ये एक सममात्रिक छंद है। जैसे अन्याय सहकर बैठे रहना, यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो ये हरिगीतिका छंद का उदाहरण है। रोला में आप जान लीजिए 4 चरण होते हैं, 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 की यति होती है। बरवय अर्धमात्रिक छंद है। पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। और छप्पय छप्पय रोला प्लस उल्लाला का मिश्रण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम जो देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 14-14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद बना है। और इन काव्य पंक्तियों में हरिगीतिका नामक मात्रिक छंद है। इसमें 16-12 मात्राओं की यति पर कुल 28 मात्राओं के समचरण और चरणांत में लघु गुर का प्रयोग प्रचलित है। जैसे हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो सही उत्तर है इन पंक्तियों में उल्लाला छंद का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आप देख लीजिए दोस्तों, उल्लाला अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वर्णिक छंद है? बताइए। दोहा, चौपाई, सवैया या रोला? तो सही उत्तर है सवैया। दोस्तों सवैया जो है एक ये वर्णिक समवृत्त छंद है। इसके एक चरण में 22 से लेकर 26 तक अक्षर होते हैं। इसके कई भेद हैं, जैसे मत्त, गयंद, सुंदरी, मदिरा, दुर्मिल, सुमुख, किरीट, गंगोदक, मुक्तहरा, वाम, अरविंद, मानिनी, महाभुजंग, प्रयात और सुखियादि। ये सभी सवैया छंद के उदाहरण हैं। वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के 4 भेद होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, वर्णिक वृत्त और मुक्तक छंद। केवल वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वार्णिक छंद कहलाता है। इसके 2 भेद होते हैं, साधारण और दंडक। 11 से 26 वर्ण तक के चरण रखने वाले वार्णिक छंद साधारण तथा इससे अधिक वर्ण रखने वाले दंडक कहलाते हैं। दोस्तों वार्णिक वृत्त उस सम छंद को कहते हैं जिसमें 4 समान चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आने वाले वर्णों का लघु गुरुक्रम सुनिश्चित होता है। मात्रा और गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाता है। अगला प्रश्न है, वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? तो सही उत्तर है वर्णिक छंदों में मात्रा का नहीं बल्कि वर्ण का विचार होता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वर्णिक छंदों में गढ़ कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। तो 4, 7, 8 या 10? तो सही उत्तर है 8। दोस्तों 3 वर्णों को मिलाकर एक गढ़ बनता है। गढ़ों की कुल संख्या 8 मानी गई है। इसे आसानी से याद करने का प्रसिद्ध सूत्र पिंगल के छंद शास्त्र का या माता राज भान सलगा, या माता राज भान सलगा। तो इस सूत्र में प्रथम 8 गढ़ों यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़ और नगड़ सगड़ के नाम आए हैं। अंतिम 2 वर्ण ल और ग छंद शास्त्र में दशाक्षर कहलाते हैं। तो या माता राज भान सलगा ये जो है प्रथम 8 गण हैं, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। और लगा जो हैं ल और ग छंद शास्त्र में दशाक्षर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणों की सही संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा गणों की सही संख्या 8 है। कमला किस गुण का उदाहरण है आपको बताना है। तो सही उत्तर है कमला सगड़ का उदाहरण है। कमला सगड़, सरोज, जगड़, अपाड़ा, यगड़ और माधुरी रगड़ का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है? देखिए बरवय, छप्पय, दोहा और सोरठा। तो इसमें छप्पय जो है ये अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है। छप्पय दोस्तों रोला प्लस उल्लाला से बनने वाला मिश्र छंद है, जबकि बरवय, दोहा और सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद हैं। अर्ध सममात्रिक छंद में बरवय, दोहा, सोरठा हैं। और दोस्तों उल्लाला और देखिए उल्लाला और रोला से मिलकर जो है वो छप्पय छंद बनता है।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है, आपको बताना है। छप्पय, सोरठा, उपेंद्र वज्रा या फिर रोला। तो सही उत्तर है उपेंद्र वज्रा जो है ये वर्णिक छंद है। और आप देखिए कि जिन छंदों की पहचान के लिए वर्ण क्रमों का विचार रखा जाता है और उस आधार पर वर्णों की गणना की जाती है, वर्णों की संख्या, क्रम और स्थान इत्यादि निश्चित रहते हैं, वर्णिक छंद कहलाते हैं। इस श्रेणी में हरिगीतिका, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और सवैया आदि आते हैं। वर्णिक छंद के 3 प्रकार होते हैं, समवर्णिक, अर्धसमवर्णिक और विषमवर्णिक छंद। अगला प्रश्न है मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वह ही बनेगी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो सही उत्तर है इंद्र वज्रा छंद है इन पंक्तियों में। इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में तगड़, तगड़, तगड़ और जगड़ के साथ 2 गुरु के क्रम में कुल 11 वर्ण होते हैं। मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी। इस प्रत्येक छंद पंक्ति में 11 वर्ग हैं, अतः यह इंद्र वज्रा है। अगला प्रश्न है मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? 3, 2, 4 या 5। तो सही उत्तर है मात्रा 2 प्रकार की होती है। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय की अवधि को मात्रा कहा जाता है। इसके भी 2 प्रकार हैं, ह्रस्व या लघु तथा दीर्घ या गुरु। लघु मात्रा में 1 मात्रा मानी जाती है, इसका संकेत चिन्ह है। लघु का संकेत चिन्ह एक ऐसे होता है। दीर्घ मात्रा में 2 मात्रा मानी जाती है, इसका संकेत चिन्ह ऐसे होता है 2 मात्रा, जिन्हें अवग्रह चिन्ह भी कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मात्रिक छंद है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। आप देखिए दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलियाँ, छप्पय, हर गीतिका, उल्लाला, गीतिका, बरवय इत्यादि मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है, छाटिए। तो सही उत्तर है चौपाई, दोहा, रोला, ये तीनों मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है या लकुटी, अरुका, मरिया, पुरराज तेहू पुरको तजदारों में प्रयुक्त छंद कौन सा है? कवित, सवैया, बरवय या दोहा। तो सही उत्तर है सवैया। प्रस्तुत पंक्ति में सवैया छंद है। यह एक वर्णिक सममित्र समवृत्त छंद है और इसके एक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण तक के वृत्त सवैया होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतान के भेद को जाने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घनजी के कवित्त बखाने। कवि प्रशस्ति में लिखा गया उक्त सवैया किसका है? ब्रजनाथ का, घनानंद का, ठाकुर का या बोधा का। तो सही उत्तर है ब्रजनाथ का। दोस्तों घनानंद और उनकी रचना की प्रशस्ति में ब्रजनाथ ने बखान करते हुए कहा है, नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतान के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भीजो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम सांतनि माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्त बखाने। अगला प्रश्न है मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। देखिए मात्रिक विषम संयुक्त छंद है कौन सा? देखिए छप्पय, कुंडलियाँ, हरगीतिका या सोरठा। तो सही उत्तर है कुंडलियाँ। दोस्तों कुंडलियाँ विषम मात्रिक संयुक्त छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं। दोहा और रोला छंदों को मिलाने से ये छंद बनता है। इस छंद के प्रथम चरण की रचना दोहे के प्रथम और द्वितीय चरण को मिलाकर होती है। फिर दोहे के तृतीय और चतुर्थ चरण को मिला करने से इसका द्वितीय चरण बनता है। अंत में रोले के चरण क्रमशः इसके तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम चरण बनते हैं। दोहे का चतुर्थ चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है और दोहे के प्रारंभ का शब्द रोले के अंत में आता है। अगला प्रश्न है इनमें से देखिए किस छंद में प्रथम और अंतिम शब्द समान होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस छंद में प्रथम और अंतिम शब्द समान होता है? छप्पय, कुंडलिनी, इंद्र वज्रा या फिर उपजाति। तो सही उत्तर है कुंडली।
कुंडलियाँ विषम मात्रिक संयुक्त छंद है। दोहा और रोला छंदों को मिलाने से ये छंद बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं। इस छंद में प्रथम 2 पंक्तियाँ दोहा की और अंतिम 4 पंक्तियाँ रोला की होती हैं। दोहे का अंतिम चरण यानी चौथा चरण रोले का प्रथम चरण में दोहराया जाता है और दोहे के प्रारंभ का शब्द रोले के अंत में आता है। प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, दोहा और रोला छंद के मिश्रण से कौन सा छंद बनता है? तो याद रखिएगा, दोहा और रोला छंद के मिश्रण से कुंडलियाँ छंद बनता है। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि कुंडलियाँ किन छंदों से मिलकर बना है? तो आप जानते हैं दोहा और रोला छंद से मिलकर कुंडलियाँ का निर्माण होता है। सरसी छंद में क्या होता है? मात्राएं कैसी होती हैं? तो दोस्तों सरसी छंद में याद रखिएगा 27 मात्राएं होती हैं। 16 और 11 पर यति अंत में गुरु लघु होते हैं। दोस्तों सरसी छंद में कुल 27 मात्राएं होती हैं। 16 और 11 पर यति होती है और छंद के अंत में समचरणांत लघु गुरु का होता है। पहली 16 मात्राओं की लय चौपाई की तरह और शेष 11 मात्राओं की लय दोहे के दूसरे चरण की तरह होती है। अनुष्टुप क्या है? तो दोस्तों अनुष्टुप जो है एक छंद है जिस छंद में प्रथम पंचम अक्षर प्रत्येक चरण में लघु हो परंतु सप्तम अक्षर केवल दूसरे और चौथे चरण में लघु हो, षष्ठम चरण प्रत्येक चरण में गुरु हो, उसे पद्य कहते हैं। पद्य को ही श्लोक या अनुष्टुप भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पद्य को श्लोक या अनुष्टुप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए घनाक्षरी छंद है कैसा? मात्रिक, वर्णिक, आक्षरिक या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है घनाक्षरी एक वर्णिक छंद है। घनाक्षरी में 30 से लेकर 33 वर्णों का एक चरण होता है। 16 और 15 वर्णों पर प्रधान यति और समस्त चरण में 8-8-8-8 वर्णों पर साधारण यति होती है। अंतिम वर्ण गुरु और चारों चरणों में समान तुक आवश्यक है। अगला प्रश्न है, छप्पय में होते हैं? तो दोस्तों प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं छप्पय में। छप्पय विषम मात्रिक और संयुक्त छंद है। इस छंद के 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के और शेष 2 चरण उल्लाला के हैं। प्रथम द्वितीय और तृतीय चतुर्थ के योग होते हैं। छप्पय में उल्लाला के सम विषम चरणों का योग, यह योग 15 + 13 = 28 मात्राओं वाला ही अधिक प्रचलित है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, जहाँ न बाधक बने सबल निबलों के सुख में, सबको जहाँ समान निजोन्नति का अवसर हो, शांतिदायिनी निशा हर्ष सूचक वासर हो, सब भांति सुशासित हो जहाँ समता के सुख कर नियम, बस उसी स्वशासित देश में जगे हैं जगदीश हम। तो ये दोस्तों ये आपका छप्पय का उदाहरण है। छप्पय किन छंदों के मेल से बनता है? तो सही उत्तर है छप्पय दोस्तों रोला और उल्लाला छंद के मिश्रण से बनता है। अगला प्रश्न है, किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? तो सही उत्तर छप्पय छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, इन काव्य पंक्तियों में कौन सा वर्णिक छंद है? तो सही उत्तर है इसमें द्रुत विलंबित वर्णिक छंद है और द्रुत विलंबित वर्णिक समवृत्त छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में न गढ़, भ गढ़, म गढ़, र गढ़ के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं क्या? तो 1 न गढ़, 2 भ गढ़ और 1 र गढ़ के क्रम में 12 वर्ण होते हैं द्रुत विलंबित छंद में। तो द्रुत विलंबित वर्णिक समवृत्त छंद है जिसके प्रत्येक चरण में न गढ़, भ गढ़, म गढ़, र गढ़ के क्रम में कुल 12 वर्ण आते हैं। जैसे न जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ, सफलता वह पा सकता कहाँ, ये दोस्तों द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है? रोला, दोहा, चौपाई या कवित्त? तो सही उत्तर है कवित्त। दोस्तों निराला जी कवित्त छंद को हिंदी का जातीय छंद मानते हैं। हिंदी में मुक्त काव्य कवित्त छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है और निराला के अनुसार यह छंद चिरकाल से इस जाति के कंठ का हार हो रहा है। यदि हिंदी का जातीय छंद चुना जाए तो ये कवित्त होगा।
अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली क्या है? दोहा चौपाई शैली, भरवै शैली, मसनबी शैली या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, दोहा चौपाई शैली। दोस्तों, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना दोहा चौपाई शैली में की गई है। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा छंद के विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। चौपाई सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने रस, छंद और अलंकारों के अंतर्गत छंद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।